सभी को सादर नमस्ते। दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में कणाद एकेडमी से 3 विद्यार्थियों ने जेआरएफ उत्तीर्ण किया और लगभग 15 से अधिक विद्यार्थियों ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, तो उन सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। जब वो अपनी एकेडमी से हो या कहीं से भी हो, उन सबको यहाँ हम अपनी तरफ से बधाई दे रहे हैं। तो जब जब हम रिजल्ट आता है, जिन जिन विद्यार्थियों का जेआरएफ होता है, तो हम एक श्रृंखला बना के रखते हैं कि जो अनुभव उनके रहे हैं तैयारी के संदर्भ में, तो वो अनुभव अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुँचे, जिससे वे भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत आपकी हट पाए। तो उस श्रृंखला में आज हमारे साथ में भानु प्रताप जी हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके काफ़ी हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, बधाई सब दे रहे हैं कि जो उन्होंने अपना जेआरएफ उत्तीर्ण किया। तो भानु प्रताप जी, एक बार आप अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिएगा कि आपका अध्ययन का बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, योग के फील्ड में फिर आप किस तरह से आए, उसके बाद फिर हम तैयारी के संदर्भ में बातचीत करेंगे। प्रणाम सभी को। मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं यूपी के ईस्ट जिला है बलिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो प्रयागराज में हुई। तत्पश्चात सन 2013 में मैं गुरुकुल में पढ़ा। घासेड़ा गुरुकुल है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। 12वीं तक के मेरी जो शिक्षा हुई वहाँ पर हुई। उसके पश्चात मैं 2 साल कोटा में तैयारी करने के लिए गया था। नीट की तैयारी की वहाँ पर सफलता नहीं मिली, लेकिन सौभाग्यवश मेरा चयन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ पर हुआ। वहाँ से मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में की। एंड उसी दौरान मेरे को एक बार फिर से ये हुआ। एक्चुअली 2013 में जब मैं गुरुकुल में गया तो वहाँ से योग के फील्ड में मैं जुड़ा। योग के जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे वहाँ पर जाने का मौका मिला और बाकी सानिध्य मिला बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने इस फील्ड में मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जी। और 2023 में जब मैं इंटर यूनिवर्सिटी के लिए गया तो अगेन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को जो मॉडर्न साइंस है उसको योग के साथ जोड़ करके और इस फील्ड में काम किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने बीएससी के बाद में मैंने एमएससी योग में एडमिशन लिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय योग के फील्ड में आने का जो कारण था वो रिसर्च पर्पस था। जी सर। उस समाज के सामने योग को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर दिखाना चाहते जी जी जी। उसके पश्चात मेरा 2025 में अभी एमएससी यौगिक साइंस में कंप्लीट हुआ। यौगिक साइंस एमएससी कंप्लीट होने के बाद में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का और पिछली बार मेरे 216 नंबर आए थे। इस बार मेरे 232 नंबर आए और इस बार मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो भानु प्रताप जी के इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। जनरल कैटेगरी से 232 नंबर थे इनके। पिछली बार 232 कट ऑफ गई थी, नंबर इनके कुछ कम रह गए थे। इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर लाए। तो जब आपकी एमएससी हुई, एमएससी होने के बाद तैयारी के बारे में आपने सोचा, तो आपने क्या डिसाइड किया, या एकेडमी का आपको पता कैसे लगा? एकेडमी के बारे में जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो वहाँ पर मेरे कुछ सीनियर्स थे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कणाद एकेडमी के बारे में बताया। मैंने यहाँ की कुछ क्लासेस वगैरह देखी और मेरे को सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा। और दुर्भाग्यवश मार्च के महीने में ही मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। तो उस आपदा को अवसर बदलने के लिए मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन उसी टाइम स्टार्ट करने की। रेस्ट तो करना ही, चलो कुछ ना तैयारी भी की जी। तो उस समय मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और सर के साथ में तैयारी करना स्टार्ट किया। बीच में अप डाउन, क्योंकि दिन भर आप एक जगह पड़े रहते हैं तो मन भागता है। तो कभी तैयारी अच्छी हुई, कभी कम हुई, लेकिन आखिरी समय में जो था लगभग 1 से 1.5 महीना, उस समय में पूरे फोकस के साथ में मैंने तैयारी की। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, तो उसमें भी आप पूरा टाइम पढ़ाई के लिए नहीं दे पाए थे क्योंकि पूरे दिन बैठे रहना पड़ता था। पूरे दिन बैठे तो दिक्कत भी थी, मेंटली प्रेशर भी होगा। तो अंतिम जो समय था वो आपने पढ़ाई के लिए दिया, तो तब भी काफी अच्छे मार्क्स रहे। और आपका जो अध्ययन था, तो आप कहीं अलग से रह के अध्ययन करते थे, ऑनलाइन आपका, या घर पे रह के अध्ययन किया? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को घर पे रह के पढ़ने में परेशानी होती है जी। तो आपका अध्ययन कैसे रहा? आप ऑफलाइन आके अपनी पढ़ाई की, ऑनलाइन की? ऑनलाइन भी, तो कैसे आपने? जैसे जब मैं
पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ था 8 मार्च को। उस टाइम पे मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की तो लगभग यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक, लगभग मई तक तो मैं कॉलेज में ही था जी। वहाँ हॉस्टल में था, वहीं पर अपने रूम पे ही तैयारी किया करता था जी। जितना भी हो सका मैं नोट्स बनाता था, जो नहीं होता था वो बुक में नोट करता था जी। जैसा भी रहा अपने तरीके से उसको मैंने तैयार करने की कोशिश की। उसके बाद जब मैं घर पे गया तो वहां पर मेरा पूरा फोकस केवल पढ़ाई पे हो गया, क्योंकि वहां पर मेरे हेल्थ की देखभाल करने के लिए लोग भी थे जी। और सपोर्ट करने के लिए मेरे पास मेरी फैमिली भी थी जी। तो उस समय मेरा लगभग पूरे दिन में 7 से 8 घंटा कम से कम फोकस होकर मैं पढ़ाई किया करता था जी। एक्स्ट्रा टाइम जाता था बीच में, जैसे मैं टहलने घूमने भी जाता था जब बाहर, तो उस समय भी अगर मैं फोन पे लोग गाने सुनते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे फोन पे या तो पतंजलि योग सूत्र चल रहा होता था जिसको मैं सुनता रहता था, उसके साथ में उसके जो फैक्ट्स थे उनको रिवाइज किया करता था जी। और बाकी के टाइम में भी किसी ना किसी यूनिट को, किसी ना किसी टॉपिक को उठा करके मैं रिवाइज करता रहता था जी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होता था कि एक ना एक यूनिट को मेरे को उठकर रिवाइज करना है, चाहे वो मैंने पिछले दिन पढ़ा हो या कोई पुराना टॉपिक रहा हो, उसको मैं कोई ना कोई टॉपिक उसको रिवाइज किया करता था जी। और रात को सोने से पहले भी जो मैं पूरे दिन में पढ़ा हूँ उसको जरूर रिवाइज करके सोता था जी। अब उस समय मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं अगर सो रहा हूँ तो रात में सपने भी मेरे को उसी चीज के पढ़ाई के ही आने लग गए थे। तो पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा हम व्यवस्थित करके पूछते हैं कि योग विषय और जनरल पेपर 2 पेपर थे, तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ मजबूत और कमजोर पार्ट होता ही है। तो आप योग के बारे में बताएं कि योग की जो 10 यूनिट्स थी उसमें से कौन सी आपकी मजबूत थी, कौन सी कमजोर थी। तो मजबूत तो आपका था तैयार, उसमें तो कोई आपका प्रयास नहीं था, तो जो कमजोर थी उनको कैसे आपने तैयार किया, तो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड करके उसको आप संक्षिप्त में बताएं। जैसे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं कहूँगा योग के फील्ड में अगर आप हैं तो पतंजलि योग सूत्र को सबसे पहले कीजिए, उसको अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ में आप हठ योग के कुछ यूनिट्स आप उपनिषदों के उठा सकते हैं जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे को लिंक करते हैं। इस तरीके से जब आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं जो आप कर सकते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बाकी के यूनिट्स भी हम कर सकते हैं जी। उसके बाद में आप उन टॉपिक्स को उठाएंगे। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायोलॉजी से था, तो मेरी एनाटॉमी वगैरह क्लियर थी पहले से ही, तो मुझे उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी जी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार या 2 बार पढ़ेंगे तो वो हो जाते हैं, जैसे टीचिंग का है योगिक साइंस में जी, तो ये जो है जी उन टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपके वहां से बहुत इजीली बन जाते हैं जी। फिर आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं जी। और वो आपके तैयार नहीं हैं, तो आप उन टॉपिक्स को उठाकर फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ में उन टॉपिक्स को क्लियर करें। जी। जी। तो उसमें जो हार्ड, जैसे आपको लगता है कि एनाटॉमी आपकी इजी थी, किसी को कोई टॉपिक हार्ड लगता है, किसी को कोई टॉपिक हार्ड लगता है, तो जैसे मेरा अनुभव रहा है तो बहुत व्यक्ति बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको एनाटॉमी हार्ड लगती है जी। किसी को हठ योग हार्ड लगता है कि बहुत फैक्ट है, याद नहीं हो पा रहे, समझने का है मैं कर सकता हूँ, योग सूत्र कर सकता हूँ। किसी को लगता है कि मैं रट तो सकता हूँ, समझने में दिक्कत है। तो ये जो हार्ड वाला विषय है ये सबका अलग अलग है जी। और उस हार्ड के आने पर वो बहुत मनोबल डाउन महसूस करता है। तो आपके पास कोई सुझाव है कि उस फेज को आपने महसूस किया हो हार्ड वाला, या नहीं भी किया हो तो क्या ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि उस फेज को हम कैसे दूर करें? किसी टॉपिक के संदर्भ में नहीं, कोई भी, चाहे वो समझने का हो, याद करने का हो या लैंग्वेज बैरियर का हो, क्योंकि वो रहता है, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब भी हमारे सामने कोई हार्ड टॉपिक आता है तो मन भागता है, सोचता है कि इसको छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे जी। तो हमें वो गलती पहली नहीं करनी है जी। अगर कोई हार्ड टॉपिक आ रहा है तो हमें सबसे पहले उसको चाहे बिना मन के ही करना पड़े, एक बार तो अवश्य करना है। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसका कुछ पॉइंट आपके अंदर फीड हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट सब मेरे क्लियर हो गए। आपको उस टॉपिक के विषय में चीजें क्लियर हो जाती है। ये भी रहता है ना कि हार्ड होने के बाद मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो उसको मन बनाने के लिए क्या करें? मन बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि एक एक टॉपिक को उठाएं, पूरा चैप्टर एक साथ खत्म ना करें। जी। जैसे कोई एक टॉपिक है, आपको लगता है कि ये इस हार्ड चैप्टर का मेरे पास ये वाला जो टॉपिक है वो हार्ड है जी। उसको आपने पहले एक बार पढ़ा, फिर आपने अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ा। आप उस चैप्टर को डे वाइज डिवाइड कर दीजिए कि एक दिन में मेरे को इतना
पढ़ना है। अगर मान लीजिए एक पेज, एक टॉपिक में 10 पेज हैं, तो उस 10 पेज को 4 दिन में डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में आप 2 पेज पढ़िए, दूसरे दिन 4 पेज पढ़िए। इस तरीके से आप पेजेस वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा लोड आपके ब्रेन के ऊपर नहीं देगा। मतलब थोड़ा बहुत जैसे हमें हार्ड लगा, एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेन सहन कर सकता है जी, ये कर सकते हैं। ठीक बात। तो अगर किसी को इसे याद करने में दिक्कत होती है, हठ योग का विषय है, योग उपनिषद का विषय है, फर्स्ट यूनिट का भी है, बहुत सारे दर्शन है, कॉन्टेम्परेरी आपके योगीज हैं, तो आपको भी कोई फैक्ट में दिक्कत हुई याद करने में? क्योंकि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो समस्याओं में एक बड़ी समस्या ये भी रहती है विद्यार्थियों की, सर बहुत फैक्ट हैं, मिक्स होते हैं, रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो टाइम वाला तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो फैक्ट को याद करने का कोई बढ़िया तरीका जो आपने अप्लाई किया हो, या फिर कोई और सुझाव में आप देना चाहें और उनको रिटेन भी रख पाएं, ये याद भी हो जाए और वो पेपर तक रिटेन भी रहे। हठ योग में और योग ग्रंथों में अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया याद करने का तरीका है आप सूत्रों को याद कर लें। जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीक्वेंस के आते हैं, तो आप उन सीक्वेंसों को ना याद करके उनके अगर सूत्र या श्लोकों को याद कर लेंगे, मंत्रों को याद कर लेंगे, तो आपको सीक्वेंस स्वतः ही याद हो जाते हैं। लेकिन वही है कि जैसे जो व्यक्ति संस्कृत बैकग्राउंड का नहीं है और जिसको सिंपल शब्द याद करने में ही बहुत बर्डन लग रहा है, उसको संस्कृत के श्लोक यदि याद करने के लिए कहेंगे तो वो तो और कठिनाई महसूस करेगा जी। तो कोई एक ऐसा इजी उपाय आप तो बताएं कि जिससे उसका एक इजी उपाय ये है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाएं। जी। अपने आसपास जहां भी आप पढ़ते हैं उसके आसपास में आप फ्लो चार्ट्स को बना कर रखें। जैसे सीक्वेंस का ही अगर क्वेश्चन है तो आप उसमें जितने भी आसन हैं या उनके लाभ वगैरह हैं उनका सीक्वेंस बना के एक फ्लो चार्ट बना के आप रख सकते हैं। जैसे हर एक ये ग्रंथों में आसनों का सीक्वेंस अलग है, उनका एक फ्लो चार्ट आपने बनाया, आपने रख लिया। या फिर आप क्रिएटिव तरीके से जितना उसको क्रिएटिवली आप विजुअलाइज कर सकें, जिससे कि अगर आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको विजुअलाइज कर सकें। तो आपने अगर उसको एक चार्ट में बना करके लगाया हुआ है तो उतने से ही आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। जी। जैसे अगर आपके सामने एक आसन दिया है, उसके लाभ दिए हुए हैं, तो आप उसको एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर कितने लाभ दिए हुए थे और कौन कौन से लाभ दिए हुए थे। जी। जैसे आप योग के अंगों की ही बात कर लेते हैं, तो एक किसी ग्रंथ में योग के 4 अंग दिए हुए हैं, तो उस 4 अंग अगर आपके सामने वो आ गया लिखा हुआ, तो आपने वहां पर अपने चार्ट बनाया हुआ है, तो आपके चारों तरफ अगर 4 अंग दिए हुए तो 4 अंग हो गए, 7 अंग दिए हुए तो आपने 7 अंगों का देख लिया, 8 अंग दिए हुए तो कौन कौन से ग्रंथ में 8 अंग दिए हुए, उस तरीके से आप चार्ट बनाकर कर सकते हैं। जी। तो बेहतर ये रहेगा जो चीजें आपको याद नहीं होती उनको चार्ट बना करके अपने आसपास रखें, ताकि आपकी बार बार नजर उस पर पड़ती रहे। जी। जी। तो चार्ट का अभिप्राय आपका कि जैसे योग के कहीं 4 है, कहीं 6, कहीं 8 अंग है, तो आप उन 4, 6 या 8 को अलग लिखो या कोई कंपैरेटिव नोट्स बनाए कि भाई इस ग्रंथ में 4 है, इसमें 6, इसमें 8। तो अभिप्राय किस तरह से, मतलब चार्ट एक चित्र बनाने की दृष्टि से या कंपैरेटिव नोट्स बनाने की? दोनों ही चीजें चलेंगे। एक तो कंपैरेटिव आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला इसमें था या उसमें था, तो आपको कंपैरेटिव पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम एक फ्लो चार्ट के रूप में भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि क्रोध से आपका जितने भी गीता में दिया हुआ है कि विषय के संयोग से सम्मोह होता है, उससे क्रोध, इससे बाकी सारी चीजें होती हैं, तो उसका एक आप फ्लो बना करके अलग से सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपको अगर सूत्र याद भी नहीं है तो भी अगर आपके सामने वो बार बार वो चीज आती रहती है नजर के सामने, तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं धीरे धीरे, और उनको रिकॉल करने में भी फिर इजी पड़ता है। तो फिर मान लो एक बार हमने कोई चीज याद कर ली या कहानी बना के की या चार्ट बना के की, उसको बाद तक पेपर तक रिटेन करना जो बड़ी दिक्कत है, और नया नया विषय भी तैयार करना, तो उस चीज को आपने कैसे रिटेन किया? मतलब आपके पर्सनल अनुभव हमारे जो श्रोता जानना चाह रहे हैं कि आपने याद करते थे तो जल्दी कैसे याद कर लेते थे, जैसे आपने चार्ट का बताया वो, या कुछ और उपाय, और फिर उसको लास्ट तक मेंटेन करना कि पुराना भी याद रहे और नया भी तैयार कर सके, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप डेली वाइज अपनाते थे? स्ट्रेटेजी जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा हमारे पेपर में जो डिफिकल्टी आती है वो सीक्वेंस की ही आती है। अगर उसी चीज को लेकर चलें तो मैं एक दिन में सारे सीक्वेंस याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ। एक दिन में 1, 2, 3 या जितने भी मैं एक दिन में याद कर सकता हूँ उसको याद किया, उसके बाद ही
किसी और टॉपिक को पढ़ने लग जाता हूँ। फिर जब वो अगले दिन पढ़ता हूँ तो उसको रिवाइज करने के बाद में उससे 1 या 2 और ऐड कर लेता हूँ। फिर उसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ, 1-2 ऐड करने के बाद में फिर उसको बार बार रिवाइज करना। जितनी बार आप रिवाइज करते रहेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीजें आती रहेंगी। हो सकता है आप प्रॉपरली उसको हमेशा के लिए याद नहीं रख पाए या बिना देखे आप उसको नहीं बोल पाए, लेकिन जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके रिकॉल करने में हार्ड पड़ेगा। हमारे साथ भी होता है कि हम चीजें याद करते हैं, भूल जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, लेकिन उसको टाइम पीरियड के साथ में, एक गैप के साथ में आप उसको बार बार रिवाइज करने का थोड़ा टाइम तो जरूर निकालिए। जितना आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ एक अभ्यास आप जरूर डाल लीजिए कि शाम को सोने से पहले एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है और सुबह उठने के बाद में आप एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। सुबह उठने के साथ में जब आप रिवाइज करते हैं तो पूरे दिन आपके माइंड में जो पहली चीज जब आपके फीड हुई है, जो चीज आपने पढ़ी हुई है, तो वो पूरे दिन आपके माइंड में बार बार चलती रहती है। जैसे सुबह जब भी हम उठते हैं, अगर कोई गाना हमने सुन लिया या हमारे दिमाग में आ गया तो पूरे दिन हम उस गाने को ही गुनगुनाते रहते हैं। उसी तरीके से जब आप सुबह उठ रहे हैं और पहला काम आपने उस पढ़ाई को किया हुआ है, उस चीज को याद करने का किया हुआ है, तो वो पूरे दिन आपके माइंड में बार बार रिकॉल होती रहेगी। जी। तो योग के तैयारी जब आपने की तो कोई ऐसा टॉपिक लगा है, कोई यूनिट आपको ऐसी लगी जो बहुत हार्ड लगी हो, और हार्ड लगी तो उसको कैसे आपने तैयार किया? एनाटॉमी तो आपकी ठीक थी, साइकोलॉजी भी ठीक थी, तो या कोई हार्ड लगी ही नहीं, मतलब नॉर्मल ही था सब? नॉर्मल तो नहीं कह सकते। जैसे मेरे मैक्सिमम टॉपिक जो फर्स्ट 5 यूनिट्स हैं वो मेरे लिए पहली बार पढ़ी थी मैंने जी। तो सबसे पहले मैंने पतंजलि को याद किया और मैंने उस पर इतनी कमांड की कि उसमें से मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो जी। और उसकी वजह से मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ जी। उसके अलावा जैसे यूनिट 1 का टॉपिक है, जितने भी दर्शन वगैरह हमने पढ़े वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़े हुए थे। उनको जब पढ़ा, उनको समझा, तो उनमें सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पेपर 1 में भी कॉमन आते हैं। तो उन चीजों को याद करने से मेरे को दोनों तरफ फायदा हुआ। जब मैंने इधर पढ़ा तो इधर का मेरा रिवाइज हुआ, जब मैंने उधर पढ़ा तो उधर की वजह से मेरा इस साइड का भी रिवाइज हुआ। कुछ टॉपिक जैसे हठ योग वगैरह हैं, ये मेरे लिए इनमें से मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे थे जो पहली बार पढ़ रहे थे, तो चीजें याद नहीं होती हैं एक बार में, उसको बार बार मैंने रिवाइज किया। सुबह जैसे मैंने एक बार लिख लिया, लिखने के बाद में उसको मैंने उसी दिन 2 या 3 बार रिवाइज किया। बाकी के दिन में मैंने चलते फिरते कभी ना कभी याद किया। अगले दिन जब मैं कोई नया टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ तो उससे पहले भी मैंने एक बार रिवाइज किया, फिर मैंने उस टॉपिक को पढ़ा और फिर वापस दोनों को रिवाइज किया है, ऐसे लिंक करते हुए। और जैसे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैंने लिंक किया है चीजों को कि योग में, हठ योग में अगर ये चीज दी हुई है तो उपनिषद में वो चीज उससे क्या दी हुई है, उस ग्रंथ में दूसरे किसी और अन्य ग्रंथ में उस चीज को क्या दिया हुआ है वहां पर, तो उन चीजों का कंपैरिजन साथ साथ चलता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि योग के सब्जेक्ट में या कोई भी टॉपिक हो उसको कवर करने के लिए रिवीजन मस्ट है या चल जाता है? रिवीजन तो जरूरी है ही, अदरवाइज बुद्धि कितनी ही आपकी प्रतिभावान हो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उन चीजों को आप भूल जाएंगे। शुरू में जब आप स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, उत्साह ज्यादा रहता है। बीच के टाइम में जो होता है वही उत्साह बहुत डाउन चला जाता है। अधिकतर लोग वहां पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अक्सर ये होता है कि क्लासेस भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जो लोग को पता है कि हमको पढ़ने के लिए, किसी चीज को याद करने के लिए टाइम ज्यादा है, ज्यादा चाहिए होता है, तो उस चीज के लिए आपको टाइम डेली निकालना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी आपको लेकर आनी पड़ेगी। विदाउट रिवीजन आप उस चीज को कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन एज आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपके ऑप्शन देखने से पहले आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, या एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो याद आए, जिससे कि आप जब ऑप्शन देखें तो आप उसको केवल कंफर्मेशन के लिए देखें जी। और पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूं, योग में थोड़ा एक और कि योग में अगर स्ट्रेटेजी कुछ और हो पर तैयारी की दृष्टि से प्रॉपर, उसमें अगर हो कोई तो उसमें बताएं, नहीं तो फिर पेपर 1 की स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं। पेपर 2 में जो है सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि आप पतंजलि को करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं 10 क्वेश्चन के लगभग आपके उससे बनते हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं नेट जेआरएफ के मामले में। 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से बनेंगे, तो वो आपको उनकी तैयारी आपके क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उससे आप कर सकते हैं। और बाकी के जो यूनिट्स हैं उसमें से सबसे पहले आप कौन सा कर सकते हैं उसको उठाएंगे, उसके बाद में आप हार्ड की तरफ जाएंगे।
अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट से, किसी स्पेसिफिक यूनिट से आपको फियर है, तो उस टॉपिक को आपको एक दिन में कवर नहीं करना, आपको शुरू से ही उस टॉपिक को लेकर चलना है। ये नहीं सोचना है कि हम इस टॉपिक को लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे। दूसरी चीज, आपको 100% जो 10 के 10 यूनिट है उसको कवर करने के लिए एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक पर जंप नहीं करना है जी। हमेशा एक टॉपिक को करना है तो उसको क्लियर करना है, फिर दूसरे टॉपिक को के ऊपर जाना है। साथ ही साथ जो पीछे का है उसको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन करने का एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स नए आते हैं और जो फैक्ट्स आपको याद हैं वो वापस से आपके रिकॉल हो जाते हैं। जी जी। और फर्स्ट पेपर की क्या स्ट्रेटजी रही? ऐसी अलग जो योग की स्ट्रेटजी है सेम वैसी है तो वो हो जाएगा, ये कुछ अलग अलग में मैं जैसे 2 डिवीजन करूं कि मैथ, डीआई, रीजनिंग, उसमें आपका क्या रहा, पहले से मजबूत था नहीं था, या तैयारी की तो कैसे की, और फिर थ्योरेटिकल जो है। मैथ, डीआई, रीजनिंग की अगर बात करें तो डीआई में तो मुझे कोई दिक्कत खास थी नहीं, फिर भी मैं उसकी प्रैक्टिस डेली किया करता था जी। उसकी मैंने प्रैक्टिस इतनी की कि उसमें जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 1 मिनट से ज्यादा ना लगे जी। चाहे कितनी हार्ड उसमें डीआई आए, उसका एक भी क्वेश्चन मेरा या तो गलत ना हो, और उसमें जो टाइम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पेपर के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम खाते हैं तो वो दूसरा जो सही हो सकता है क्वेश्चन उसको, उसका टाइम कंज्यूम करता है और उसको गलत करने की संभावना को बढ़ाता है जी। तो आप उसकी प्रैक्टिस डेली लगातार करते रहें। जब भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए मैं डीआई को छोड़ता नहीं था, उसको डीआई को करना है, बेशक मेरा वो प्लस पॉइंट था लेकिन उसको वापस से उसको करना है, प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस करते रहते थे। बाकी के टॉपिक्स जैसे कि रिसर्च का टॉपिक है, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स उसमें आपको याद करने को जरूर मिलेंगे। एक बार में वो पूरा टॉपिक याद आपको नहीं होगा, उसको बार बार याद करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके साथ में आपको उसको कोरिलेट करना है। क्योंकि हम सभी साइंस या रिसर्च के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस चीज के साथ में रिलेट करना है अपने आप को भी। तो उस चीज को आप खुद से जितना रिलेट कर सकते हो उतना बेहतर है। जैसे उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म सैंपल कलेक्टिंग के चलते हैं, अगर आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ से को रिलेट कर सकते हैं, आसपास में हमारे अक्सर सर्वेज वगैरह होते रहते हैं, अगर उससे हम उसको लिंक कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उसको याद करने का तरीका अच्छा है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप पढ़ते हैं तो केवल उसको पढ़िए नहीं, उसको अपने जीवन में धारण करिए कि उसमें जो वे पढ़ने के तरीके बताए गए हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद में उसका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको टीच करना है। इस तरीके की सारी चीजें जब आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो आपको बाकी चीजों में भी हेल्प करता है। तो चैप्टर्स को केवल पढ़ने की बजाय आप उनको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। जैसे कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन सेंस में है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है कम्युनिकेशन। उसको फैक्ट के रूप में, अगर जब फैक्ट्स की बातें हैं जो नेम वगैरह के साथ में आ जाती हैं तो उनको तो फैक्ट्स के साथ में ही याद करनी है आपको, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें नहीं है उसको एटलीस्ट आप अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करें। मतलब आपका फोकस ये है कि जितना कुछ हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं, तो उसमें टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट भी बहुत चीजें हैं जो हमारे आसपास ऑब्जर्व की जा सकती है। तो वो ऑब्जर्व करके देखेंगे तो रुचिकर भी लगेगी और हम उसको बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे, याद भी रहेगी इंटरेस्ट होने से। अब जैसे एक टॉपिक है आपका हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन बहुत लेंदी टॉपिक है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारे लोगों को इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से वो बोरिंग भी होता है। मुझे भी नहीं था इंटरेस्ट इतिहास में, पिछली बार मेरी हायर एजुकेशन की तैयारी नहीं हो पाई थी। इस बार जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने उन घटनाओं के साथ लिंक करने की कोशिश की जो उस टाइम पीरियड के आसपास हुई थी। तो इंटरेस्ट बना जी, जैसे कि अगर आप 1857 के आसपास देखेंगे तो मंगल पांडे आदि की जो घटनाएं उस टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम के आसपास मैंने रिलेट की उसमें, क्योंकि बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो उस टाइम पे आपने सुन रखे हैं कि उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे या फिर कोई और था, तो आप उनसे को रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट की आती हैं, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आपके आसपास होती हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी उस टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी। तो उस तरीके से आप उन चीजों को, फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो भानु प्रताप जी का फोकस जो है मैं उसको स्पष्ट रखना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में पहले से कुछ चीजें याद रहती हैं, और एक है
और याद की हुई चीज़ों से यदि हम उसको रिलेट करते हैं तो वो मेमोरी जल्दी बन जाएगी, समझ में भी आएगा। और बिल्कुल एक अननोन तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं बनता, नहीं और वो बनता। चीज़ें ना तो याद होती ना उतनी समझ में आती हैं। जैसे हिस्टोरिकल का बताया, भाई कमीशन कोई बता रहे हैं कि उस समय का है, तो उस समय की कुछ जो चीज़ हमें पहले से पता है, मतलब मंगल पांडे की कहानी है, वो कहानी रिकॉल की तो कम से कम उस एरा में तो पहुंच गए, जी और उस टाइम का कमीशन जी है, जी उस टाइम की बात चल रही है। कोई एजुकेशन की कमेटी आई तो उस टाइम एजुकेशन वही मान लो कि उस समय आया 20 साल 30 साल पहले, तो कुछ हल्का पता है, तो हमें एक उस एरा को अपने माइंड में लाकर तब उसके साथ रिलेट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा हमें रुचिकर बनता है। ऐसे फैक्ट का भी इनका अभिप्राय था कि कोई चीज़ आप याद कर रहे हो प्रेजेंट में, तो उनको आसपास जो भी हमारे पास हो रही हैं चीज़ें उनसे ऑब्जर्व करके देखें, तो हम देखेंगे ऑब्जर्व करने से बहुत चीज़ें समझ में भी आ रही है, और एकदम से नहीं भी याद हो रही तो काफ़ी हद तक संस्कार बन रहे हैं। जी। बाद में 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब जो ये फर्स्ट और सेकंड की स्ट्रेटजी हुई, इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि आप बताना चाहते हैं कि योग की या फर्स्ट पेपर की तैयारी में ये चीज़ें ध्यान करें, या आप अपने अपने लिए अप्लाई की हो? क्योंकि सबका एक मन होता है, भाई भानु प्रताप जी का जेआरएफ हुआ है तो एक तरीके से कोई स्ट्रेटजी अपनाई होगी, तो वैसे तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, मतलब बहुत वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति के आधार पे थोड़ा भेद तो आएगा ही। तो कुछ ऐसा जो आपकी स्ट्रेटजी में ऐसा रहा हो कि जो लोग कम यूज करते हो और लोगों एक की हेल्प स्ट्रेटजी सर जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि हर 2 हफ्ते या एक हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप में मैं एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करता हूँ। जी अब उसको सॉल्व करने की वजह से ये होता है कि मैं उन चीज़ों को रिकॉल कर पाता हूँ जो मेरे को पहले से याद है, जी और उन टॉपिक्स को मैं एनालाइज कर पाता हूँ जो मेरे अभी भी वीक हैं। जी फिर मैं जब 2 हफ्ते का टाइम देता हूं तो उस टाइम पीरियड के बीच में मैं किसी 1 या 2 टॉपिक को उठाता हूं, उस टॉपिक को पूरा क्लियर करता हूं कि हाँ मेरे को अब इसमें से कम नहीं तो 2 या 4 क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस उसको सही करने हैं। जी अब ऐसा करते रहने से जब आप 10 से 15 बार इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और हर बार अगर आप 5 या 10 नंबर बढ़ा रहे हैं अपने, तो एग्जाम आते आते तक आप उस लाइन तक पहुंच जाते हैं जिस लाइन पर आप क्वालिफाई कर सकें एग्जाम को। सही है। दूसरी चीज, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके का पैटर्न आता है। जी कभी भी हमें बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर पे ही डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि पहले के टाइम का क्वेश्चन पैटर्न पेपर चेंज होते अलग था, रहते हैं। जी इस टाइम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग है। जी तो आपको उस पैटर्न को भी समझ में आ जाएगा कि जो टेस्टिंग एजेंसी है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहती है। जी तो जो फैक्चुअल बातें हैं, जहां पर आपको फैक्ट बहुत सारी बातें होती है जो बार बार रिपीट होती हैं, जी। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको याद हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन था, उसका ये गलत आंसर था और मैंने उस टाइम पे ये गलत आंसर किया था, अब मेरे को अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को सही कर सकते हैं। जी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बन जाते हैं। जी एंड दूसरी चीज ये जो रिपीटर्स हैं उनके लिए कि आप इस चीज को ना सोच करके चले कि मेरा तो एक बार तैयारी हो चुकी है, अब मेरे को कुछ नंबर और चाहिए तो मैं आखिरी टाइम में उसको तैयार कर सकता हूँ। ये चूक मैं भी कहीं ना कहीं किया था, जी। जिसकी वजह से मैं सेल्फ डाउट में था कि मेरा इस बार भी होगा या नहीं होगा। जी तो आप इस चीज को लगातार कोशिश पहले करें, से तैयारी करते रहे, तैयारी करते हुए चलें साथ में। तो ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन जी। थोड़ा थोड़ा टाइम तो आप देते ही रहे। जी। तो और दूसरी चीज जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं ये चीज कहूंगा, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है तो आप क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा ध्यान ना दे करके उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो आपके वीक हैं। जी क्योंकि मैंने जैसे इस बार जब मैंने पेपर सॉल्व किए तो केवल 2 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए, उससे मेरे को आइडिया लग गया था कि मैं मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं। उसके बाद मेरे पास जितना भी टाइम मेरे पास बचा हुआ था, मैंने उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जो कि अब भी वीक थे, और उसी के कारण मेरा आज जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपका कम से कम 3 से 4 घंटा समय जाता है, और अगर आपके नंबर लगभग उतने हैं तो आप उस एक टॉपिक को उतनी देर में क्लियर कर सकते हैं जो आपका वीक है। जी जी सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें ये है कि आपकी जो सफलता प्राप्त हुई है वो भारतीय परंपरा रही है कि सफलता प्राप्ति में जो भी हमारे साधक रहे हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें। तो आपकी सफलता में कौन कौन से आपके सहयोगी रहे, तो एक बार आप बताएं जिससे उनके प्रति भी एक कृतज्ञता हो जाए।
सबसे पहले तो मैं सर का और महर्षि कर्णाद एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले अटेम्प्ट में भी सर की क्लासेस जब मैंने की ऑनलाइन सेशंस के साथ में की थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थे। उन टॉपिक्स के साथ में सर का जो गाइडेंस है, सर का जो स्नेह है, जिस तरीके से चीजों को समझने के लिए सर प्रेरित करते हैं, जिस तरीके से उन चीजों को अपने जीवन में धारण करने के लिए सर प्रेरित करते हैं, वो सारी चीजें मेरे को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प की हैं। आज के टाइम पे क्योंकि एक तो हैक्टिक शेड्यूल हो गया, किसी भी आप प्रोफेशन में जाते हैं, तो उस हैक्टिक लाइफ से किस तरीके से बच करके अपने को, अगर आप योग की फील्ड में आए हैं तो उस योग को केवल पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, उसके लिए सर ने बहुत प्रेरित किया है। साथ ही साथ मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरे को आज तक कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, उन्होंने हमेशा मेरे जो भी चीज मेरे को चाहिए होती है, उन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया है। यदि मेरे को पढ़ाई की फील्ड में कहीं भी आगे बढ़ना है तो उन्होंने हमेशा उस चीज के लिए मेरे को सपोर्ट किया है। अब भी जब मैं घर पर था तो मैं पहले पार्ट टाइम जॉब करता था, आखिरी के 1 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी और मैं घर पे चला गया था, ताकि मैं पूरा फोकस जो अपना पढ़ाई के ऊपर दे सकूं। तो घर पर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि आप पढ़ाई करो। तो अपने माता पिता का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो मेरे आसपास जो मेरे मित्र थे, जिन्होंने जाने अनजाने में मेरी सहायता की है, जैसे बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, या कोई टॉपिक उनको क्लियर नहीं होता है तो वो मेरे से पूछते रहते हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो जाने अनजाने में भी अगर उन्होंने अपने फायदे के लिए भी अगर उन्होंने किया है तो भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, ताकि चीजें मेरे को और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझ सकूं। जी जी। तो आप सबकी तरफ से और कर्णाद एकेडमी परिवार की तरफ से भानु प्रताप जी की फिर बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और आगे के भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम। सभी को सादर नमस्ते।